बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, साइटोप्लाज्म दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक है साइटो, जिसका मतलब है सेल, एक है प्लाज्म, जिसका मतलब है फ्लूइड, यानी एक सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। तो बच्चों, साइटोप्लाज्म को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। इसके बहुत अरसा बाद रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने इस सेल फ्लूइड को नाम दिया साइटोप्लाज्म 1874 में। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पहले हम ये टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, इसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नंबर 1 है न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर 2 इज साइटोसोल। नंबर 3 इज साइटोप्लाज्म। Number 4 is protoplasm. Number 5 is protoplast. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले हम सीखेंगे। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है एक सेल का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस के बाहर कुछ फ्लूइड मटेरियल है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। अब इस साइटोसोल में कुछ ऑर्गेनेलिस हमने डाल दी है, यानी साइटोसोल में ऑर्गेनेलिस अगर साथ मिला ली जाए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ गाल्जी बॉडीज, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे राइबोसोम्स, इसके अलावा लाइसोसोम, वैक्यूल्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनेलिस साइटोसोल में हमने डाल दी हैं। अब इसको हम बोलते हैं, यानी साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल, इन दोनों को मिला के हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, साइटोसोल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म है यहां से, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से जितना भी साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी न्यूक्लियोप्लाज्म है, इनको मिला के, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इनको मिला के हम नाम देंगे प्रोटोप्लाज्म। तो ये एक, सपोज हमने एनिमल सेल लिया है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इनको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट में सपोज हम कोई प्लांट सेल लेते हैं, ये हमने प्लांट सेल लिया। प्लांट सेल के बाहर होता है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है सेंटर में। जो ऑर्गेनेलिस हैं वो एक साइड पे आई होती है, यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। प्लांट्स में गाल्जी बॉडीज को हम डिक्टायोसोम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे डिक्टायोसोम है, लाइसोसोम है,
माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इस सेल के अंदर मौजूद हैं। अब इस सेल से अगर सेल वॉल हटा दिया जाए, यानी ये सेल वॉल हमने हटा दिया है, तो हमारे पास क्या रह गया है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इन सारी चीजों को मिला के इसमें सेल मेम्ब्रेन भी शामिल है। तो हम लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हमारे पास बनता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट आमतौर पे हम प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में आप लोगों को क्या डिफरेंस नजर आया? प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन शामिल नहीं है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये शामिल नहीं है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जबकि प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन भी शामिल है। सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये बनाता है प्रोटोप्लास्ट। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी साइटोप्लाज्म की तरफ। तो बच्चों, साइटोप्लाज्म किन चीजों से बना होता है? साइटोप्लाज्म बना होता है साइटोसोल से प्लस ऑर्गेनेली से, यानी साइटोसोल में ऑर्गेनेली डाल के साइटोप्लाज्म बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पे साइटोसोल हम देखते हैं कि साइटोसोल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। साइटोसोल के अंदर 70% वाटर होता है। इसके अलावा इसमें कुछ आयंस होते हैं, आयंस जैसे कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और कुछ बाई कार्बोनेट्स। इसके अलावा साइटोसोल में स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या आता है? जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये चीजें शामिल होती हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल के अलावा साइटोसोल में मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या शामिल है? मैक्रो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन्स में एंजाइम्स, कुछ मोटर प्रोटीन्स, फिलामेंट्स, फिलामेंट्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। फिलामेंट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। इसके अलावा मेलानिन पिगमेंट्स, मेलानिन पिगमेंट्स ये क्या है? जो हमारे स्किन का जो कलर होता है वो इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। कुछ लोग डार्क कंप्लेक्शन के होते हैं, कुछ लाइट कंप्लेक्शन के होते हैं। तो ये इसमें मेलानिन या तो कम होता है या फिर ज्यादा होता है। तो ये मेलानिन पिगमेंट्स भी हमारे साइटोसोल में पाया जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन एंड राइबोसोम। तो बच्चों यहाँ पे मैंने राइबोसोम को मैक्रो मॉलिक्यूल में क्यों लिखा है? क्योंकि राइबोसोम को हम प्रॉपर ऑर्गेनेली कंसीडर नहीं करते। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम कुछ आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं, इनसे मिलके यानी ऐसे फोल्ड हो जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स साथ मिलके लग जाते हैं तो राइबोसोम बना लेते हैं। ये प्रॉपर ऑर्गेनेली नहीं है, तो इसको इसलिए हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स में लिख लिया है। तो बच्चों अब ये साइटोसोल जो है हमारे पास आ गया। साइटोसोल में 70% जो है वाटर है।
70% वाटर है, कुछ आयंस है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे बच्चों जो वाटर है यानी 70% जो वाटर है ये या तो सोल्यूशन की फॉर्म में होता है या फिर ये जेल की फॉर्म में होता है। सोल्यूशन कैसे बनता है? जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइनो एसिड, ये वाटर में फुली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये सोल्यूशन की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। और जेल कब बनता है? यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर में मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब हम डालते हैं तो वो फुली डिसॉल्व नहीं होते बल्कि एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? जब हम एक जार में वाटर लेते हैं और उसमें मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स तो डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन कुछ जो है हमें नजर आते हैं वाटर में, तो ये एक कोलाइडल सोल्यूशन बन गया है। इस कोलाइडल सोल्यूशन की वजह से इस सेल में ये जो हमें नजर आते हैं ये जेल टाइप सा बनाते हैं यानी जेली लाइक हमें नजर आते हैं। तो ये 70% जो वाटर होता है या सोल्यूशन की फॉर्म में होता है या फिर ये कुछ जेल सा बना लेते हैं। और ये साइटोसोल का स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है। अब ऑर्गेनेल्स में हम देखते हैं क्योंकि हम साइटोप्लाज्म बना रहे हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स सेल में जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ये प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, इसके अलावा लाइसोसोम और साइटोस्केलेटन जो बनता है। साइटोस्केलेटन यानी जो फ्लैजेलस होते हैं, इसके अलावा सेंट्रियोल, यानी ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है साथ मिलके साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स मिलके बनाते हैं साइटोप्लाज्म को। ये अब हमारे पास साइटोप्लाज्म बन गया है। साइटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल होता है, लिविंग मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कुछ चीजें टूट रही होती हैं, कुछ चीजें बन रही होती हैं, तो यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इसलिए इसको हम लिविंग मटेरियल बोलते हैं। तो बच्चों अब आते हैं साइटोप्लाज्म का फंक्शन देखते हैं। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। फंक्शन, फंक्शन में फर्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी ये सपोज कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। इस सेल की साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है सेल का, सेल की साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके एटीपी बनाते हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, तो इस ग्लूकोज को फुली ब्रेक डाउन करने के लिए ये मजीद जाता है फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस साइटोप्लाज्म का पहला फंक्शन जो है ग्लाइकोलाइसिस का है, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके इससे एटीपी बनाना। साइटोप्लाज्म का सेकेंड फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। कैसे? सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर मौजूद है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, इस डीएनए से आरएनए बनता है, ये यहां से निकल जाता है और कुछ और आरएनए बनते हैं जैसे कि राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए, तो ये यहां से आके यहाँ पे इस पे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और ट्रांसफर आरएनए ढूंढता है अमाइनो एसिड के एंटीकोडॉन, तो यहाँ पे वो एंटीकोडॉन ढूंढता है और लेके आता है इस तरह, यहाँ पे अमाइनो एसिड का एक चेन बन जाता है, सॉरी प्रोटीन का एक चेन बन जाता है। तो ये साइटोप्लाज्म में ही
प्रोटीन का चेन बनता है, यानी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। थर्ड फंक्शन है साइटोप्लाज्म का ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? यानी एक सेल के अंदर पाए जाने वाले आयंस और बाहर पाए जाने वाले आयंस के दरमियान, यानी इनमें जो कंसंट्रेशन है, कितने मिकदार के आयंस चाहिए होते हैं एक सेल के अंदर और कितने बाहर चाहिए होते हैं, इनका बैलेंस ना बिगड़ जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, यानी मेंटेनेंस ऑफ आयंस इनसाइड सेल एंड आउटसाइड सेल इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में सोडियम आयंस भी है, पोटेशियम आयंस भी है, क्लोरीन आयंस भी है, यानी डिफरेंट आयंस पाए जाते हैं। इस सेल के बाहर भी कुछ फ्लूइड मटेरियल होता है जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, क्लोरीन आयंस होते हैं, यानी ये डिफरेंट आयंस यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि ये सारे पोटेशियम आयंस, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे पोटेशियम आयंस इस सेल से निकल जाएं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, या कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे सोडियम आयन इस सेल के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है ये देखता है कि यहाँ पे आयन की कंसंट्रेशन क्या है। इस प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन बोला जाता है और ये कौन मेंटेन करता है? साइटोप्लाज्म। फोर्थ फंक्शन जो है प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेल्स, यानी एक साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर स्पेस भी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेल्स के लिए। फिफ्थ वन फंक्शन क्या है? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है? एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है, ऐसे ये सपोज एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म जो है ऐसे राउंडली यानी गोल गोल ऐसे मूवमेंट करता रहता है, जिसकी वजह से इस सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स भी साथ में मूवमेंट करते हैं। तो ये किस वजह से होता है? यहाँ पे सपोज कुछ फिलामेंट्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट, जैसे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं जो इस सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं। सपोज यहाँ पे सन की रोशनी पड़ रही है और क्लोरोप्लास्ट कहीं यहीं पे पड़ा है, तो इस क्लोरोप्लास्ट ने अब मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे सन की रोशनी नहीं पड़ रही, तो ये क्लोरोप्लास्ट अब मूव करेगा सन की तरफ ताकि वो उस पे रोशनी पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इस साइक्लोसिस की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट जो है सन की तरफ आ जाता है। तो एक तो साइटोप्लाज्म का ये भी फंक्शन है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।